आज हमारा NISM रिसर्च सीरीज का सेकेंड डे है। तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट डे का पूरा सिलेबस था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हमारे सेकंड चैप्टर पे सेकंड पार्ट में हम आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था रोल और रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है, रिसर्च एनालिस्ट की क्या क्या रोल्स होते हैं। पहला देखा रिसर्च करना, रिसर्च कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सेकंड एनालिसिस करना, उसी डेटा पे जो आपने कलेक्ट किया है उस पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। देन रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, बाय सेल और होल्ड की। इसके बाद हमने देखा था कैटेगरीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। सबसे पहले हमने देखी थी सेल साइड एनालिसिस, उसके बाद फिर हमने बाय साइड, देन इंडिपेंडेंट एनालिसिस। अब हमारा आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें देखना है कि रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, एक रिसर्च एनालिस्ट की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं उसको समझने की जरूरत है। तो पहला इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग मींस एक रिसर्च एनालिस्ट को इकोनॉमी की कंडीशंस को समझना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, जिनमें कुछ मेजर फैक्टर्स जो है उनको देख लेते हैं। जैसे जीडीपी क्या होता है उसको समझ में आना चाहिए। इन्फ्लेशन मीन महंगाई दर किस तरीके से बढ़ रही है घट रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो पता होना चाहिए। FDI का डेटा रीड करना आना चाहिए। एंड इसके अलावा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की RBI की टाइम टू टाइम आती रहती है उन सभी को भी एनालाइज करना भी आना चाहिए। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक रिसर्च एनालिस्ट समझ पाए। सेकेंड पॉइंट इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। इंडस्ट्री मींस आज हम देख रहे हैं हमारा पूरा मार्केट या जितना भी हम बोल रहे हैं मार्केट में जितनी भी कंपनीज है उनको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फार्मा सेक्टर अलग है, ऑटोमोबाइल अलग है, एजुकेशन अलग है, बैंकिंग अलग है, फाइनेंस अलग है। इसी तरीके से अलग अलग 23 डिफरेंट सेक्टर्स और उनके सब डिविजन भी किए गए हैं जो सब सेक्टर्स भी हैं। तो इसको भी एनालाइज करना आपको आना चाहिए। इसमें किस तरीके से आपको क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कॉम्पिटिशंस हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप में बहुत ब्रॉड सेक्टर है जिसमें ऑटोमोबाइल का सब डिवीजन सेक्टर भी होता है, ऑटो इंसेलरीज। इसके अपार्ट ऑटोमोबाइल के अंदर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो ट्रक, बसेस या इस तरीके की हैवी मशीनरीज बनाती हैं, कुछ होते हैं जो जेसीबीज, क्रेन्स या इस तरीके की चीजें बनाती हैं, कुछ पैसेंजर कार्स बनाने में वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अपार्ट भी कुछ चीजें आती है, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर सेगमेंट्स भी आ जाते हैं। इस तरीके से काफी सारे सेगमेंट्स हैं और इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि टाटा मोटर्स उस कंपनी को अगर आप मारुति से कंपेयर करने जाओगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स और मारुति के फैक्टर्स दोनों अलग अलग होंगे। टाटा मोटर्स के पास कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी है क्योंकि वो ट्रक्स और बसेस भी बनाता है, लेकिन मारुति नहीं बनाता। टाटा मोटर्स लग्जरी कार सेगमेंट में भी है जो JLR से उसकी सेल्स होती है, जगुआर एंड लैंड रोवर से। बट मारुति के पास ऐसा नहीं है। मारुति केवल लो कैटेगरी की इनिशियल जो जिनको हम एंट्री लेवल कार्स बोलते हैं उसी में काम करता है, वो लग्जरी सेगमेंट में भी नहीं जाता। तो मारुति का अगर हम बोले कि मारुति का मार्केट शेयर मोर देन 50% है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बट टाटा मोटर्स का बहुत कम है। तो ऐसा नहीं होता, उसका मार्केट कैप भी बहुत अलग है और इसका भी बहुत अलग है। दोनों को एनालाइज करने के लिए जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो दोनों में डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों को हम एक ही तराजू पे रख के तोलने लग जाए। तो आपको इंडस्ट्री एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, इवन सेम इंडस्ट्री के अंदर भी। थर्ड पार्ट आता है हमारा कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस के अंदर हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इसमें हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, उनका मैनेजमेंट कौन है, कौन किस तरीके का मैनेजमेंट है, किस तरीके का स्टाफ है, क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से उनकी सोच है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो मार्केट पे रिसर्च करते हैं, उस तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये सारा कंपनी एनालिसिस के अंदर आता है जो हमें समझने की बहुत जरूरत है। जब आप ये तीनों चीजें समझ पाएंगे तो तभी आप आपको समझ में आएगा कि मेरी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, मुझे क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट्स। जब आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आपको कंपनीज से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, साथ में अपने क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके क्या क्या रोल्स होने चाहिए सबसे पहले समझ लेते हैं। जो गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला प्री मीटिंग रिसर्च। अगर आप किसी भी कंपनी से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसके मैनेजमेंट से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसका
प्री मीटिंग रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, ताकि आपको उस कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी करती क्या है, वहां पे क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप एक कंपनी के लिए रिसर्च करने जा रहे हैं तो प्री मीटिंग रिसर्च भी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। सेकेंड, हम देखते हैं मेंटेन इंडिपेंडेंस। अब आप जब भी आप उसको किसी भी कंपनी को या किसी भी क्लाइंट को आप ट्रीट करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो आपकी विचारधारा बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई भी उसमें ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं किसी दूसरे के कहने में उस चीज को मान रहा हूँ या कोई तीसरा व्यक्ति मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज के लिए, ऐसा सोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थर्ड इज बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट्स। आपको नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ेगा, अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आप इस तरीके से अगर किसी भी कंपनी में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपके पास उतना नेटवर्क होना चाहिए कि वो कंपनी भी आपको इनवाइट करे कि वो अपने कंपनी के बारे में आपको बताए और डिटेल में बताए। आपके पास इतना नेटवर्क हो ताकि आपको उसकी सही जानकारी प्रॉपरली मिल पाए। लास्ट पॉइंट है क्लियरिटी इन क्वेश्चनिंग। जब भी आप अपने क्लाइंट से या किसी भी कंपनी से मिलने जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ताकि जब आपसे कोई कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है और आपको अपनी कंपनी के बारे में बता रही है और आपके क्रॉस क्वेश्चन उसके पास पहुंचे तो वो उसका सटीक जवाब दे पाए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। अगर आपके क्वेश्चन ही सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे तो वो आपको रिप्लाई भी सही नहीं कर पाएंगे और आप किसी भी सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। बट हमारा मेन वर्किंग होता है कि हमें हमारे क्लाइंट्स को एक सही डिसीजन देना है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत क्लियर और अंडरस्टूड होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरीके से हम हमारे एनआईएसएम सीरीज में छोटे छोटे पार्ट में आपको पूरा कवर करवाने वाले हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजी वे में आपको ये चीजें समझ में आ जाए। आप बहुत ही जल्दी एनआईएसएम की रिसर्च एनालिस्ट सीरीज को क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स कलीग जिनको भी इस चीज की जरूरत हो, नीड हो, उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में जिसमें हम इसके आगे की बातों पे डिस्कशन करेंगे।